हेलो एवरीवन, कैसे हैं सब। आज बिना आपका टाइम वेस्ट किए रक्षित भैया आपको चैप्टर कराएंगे। चैप्टर 3 बिजनेस एनवायरनमेंट, बहुत ही ज़्यादा इजी चैप्टर है। क्विकली इस चैप्टर को वाइंड अप कर देंगे, बिना टाइम वेस्ट शुरू करते हैं। सबसे पहले चलिए बच्चे, सबसे पहली चीज़ जो हमने समझनी है, बिजनेस एनवायरनमेंट होता क्या है। बिजनेस एनवायरनमेंट इज द सम टोटल ऑफ ऑल इंडिविजुअल्स, इंस्टीट्यूशन, अदर फोर्सेस जो कि बिजनेस के कंट्रोल से आउटसाइड है बट बिजनेस की परफॉर्मेंस को इफेक्ट करती है। वो सब इंडिविजुअल, वो सब चीजें, वो सब इंस्टीट्यूशंस या वो सब फोर्सेस जो बिजनेस के बाहर हैं, बिजनेस के दायरे के बाहर हैं, बट फिर भी बिजनेस के एनवायरनमेंट को इफेक्ट करती हैं, बिजनेस की परफॉर्मेंस को इफेक्ट करती हैं, उन सबको बिजनेस एनवायरनमेंट कहा जाता है। इसमें आपका एग्जांपल ले सकते हैं कंपेटिटर्स का। अब देखिए, आपका कंपेटिटर क्या मूव करता है बिजनेस में। मान लेते हैं कि मेरा कपड़े का काम है, मेरा साथ वाला बिजनेसमैन 20% की सेल लगा देता है। क्या वो मेरे कंट्रोल में है? नहीं, तो मेरे कंट्रोल से बिल्कुल बाहर है। बट क्या उससे मेरे बिजनेस की परफॉर्मेंस को इफेक्ट होगा? बिल्कुल होगा। 20% सेल देख के हो सकता है बिजनेस वाले लोग उसके पास ज्यादा जाए। तो समझिए, बिजनेस एनवायरनमेंट वो है जो आपके कंट्रोल में नहीं बट फिर भी आपके बिजनेस को इफेक्ट करता है। होपफुली ये समझ आया होगा। धीरे धीरे फीचर्स के साथ शुरू करते हैं। चलिए, सबसे पहला फीचर पढ़ेंगे, टोटलिटी ऑफ एक्सटर्नल फोर्सेस। बच्चे एंड तक जुड़े रहना, आपको एंड में एक तरीका सिखाऊंगा जिससे आपको ये जल्दी याद हो जाएगा। टोटलिटी ऑफ एक्सटर्नल फोर्सेस, इसका क्या मतलब है कि ये सब एक्सटर्नल फोर्सेस का एक टोटल या फिर एक एग्रीगेट है। जो भी बिजनेस एनवायरनमेंट है उसमें किसी भी तरह की कोई इंटरनल फोर्स नहीं होती, ये सब एक्सटर्नल फोर्सेस हैं जो हमारे बिजनेस के दायरे से बाहर हैं और उन सब का टोटल इफेक्ट है। चलिए अगला पॉइंट समझेंगे, स्पेसिफिक एंड जनरल फोर्सेस। अब स्पेसिफिक का क्या मतलब है? स्पेसिफिक मतलब सीधी, डायरेक्ट। ठीक है जी, ये वो फोर्सेस हैं जो आपके बिजनेस को डायरेक्टली इफेक्ट करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल, आपके कंपेटिटर क्या मूव चलते हैं वो आपके बिजनेस को डायरेक्टली इफेक्ट करता है। जनरल फोर्सेस, बच्चे अब जो जनरल फोर्सेस हैं जरूरी नहीं उनका आपके बिजनेस पे इफेक्ट हो, डायरेक्ट इफेक्ट हो, बट इतना है कि कुछ हद तक उस चीज का आपके बिजनेस पर इनडायरेक्ट इफेक्ट जरूर पड़ेगा। आगे हम इस चैप्टर में जनरल फोर्सेस को और डिटेल में पढ़ेंगे। ठीक है जी, चलिए अगला पॉइंट हम समझेंगे, इंटर रिलेटेडनेस। बच्चे बिजनेस एनवायरनमेंट में हर चीज एक दूसरे से इंटर रिलेटेड है। इसको एक एग्जांपल के साथ समझने की कोशिश करते हैं। मान लेते हैं कि आज की डेट में, अब सिंपल सा एग्जांपल लगा के देखते हैं कि हेल्थ को लेके अवेयरनेस बढ़ती जा रही है। ठीक है जी, तो बिजनेस एनवायरनमेंट में क्या हुआ, हेल्थ को लेके अवेयरनेस बढ़ गई। उसकी वजह से रिजल्ट क्या आया? उसकी वजह से रिजल्ट आया, धीरे धीरे लोगों ने शुगर वाली चीज़ों को थोड़ा सा अवॉइड करना शुरू कर दिया। मे बी शुगर की जगह कोई आर्टिफिशियल स्वीटनर यूज करना शुरू कर दिया, लो फैट फूड खाना शुरू कर दिया। क्यों? सब हेल्थ की वजह से। तो देखा, एक फैक्टर के चेंज होने से कैसे बहुत सारे फैक्टर्स पे इफेक्ट आया। तो हर इफेक्ट ना करते करते थोड़ा बहुत इंटर रिलेटेड है एक दूसरे से। चलिए अगला समझेंगे बच्चे, डायनामिक नेचर। डायनामिक का मतलब मैं आपको बहुत अच्छे से समझा चुका हूं अपनी पिछली वीडियोस में भी। डायनामिक माने बदलते रहने वाला, बदलते रहने वाली चीज है, कभी भी सेम नहीं रहेगी। अब इसमें मैं सिंपल से एग्जांपल लगा के चलता हूं गर्मियों और सर्दियों का। अगर अभी सर्दी है तो कौन सा कपड़ा ज्यादा बिकेगा? ठंड वाला, वूल का कपड़ा ज्यादा बिकेगा। बट अब वेदर का थोड़ी ना पता है, वेदर तो फिर से चेंज हो जाएगा। तो गर्मियों में फिर कौन सा, कॉटन का कपड़ा दोबारा बिकना शुरू हो जाएगा। देखो, नेचर में डायनामिक है। बिजनेस एनवायरनमेंट एक ऐसी चीज है जो बदलती रहेगी, कभी भी सेम नहीं रहेगी। अगला आ गया पॉइंट, अनसर्टेनिटी। बच्चे ये बिजनेस एनवायरनमेंट बहुत ज्यादा अनसर्टेन है। आज से कुछ साल पीछे चलते हैं, जब हमारे देश में कोविड नाम का पेंडेमिक आया था। क्या हुआ था तब? सब कुछ एकदम से हिल गया था, हमें समझ ही नहीं आ रहा था क्या करना है। अब ये ना करते करते उसने कितने बिजनेसेस को इफेक्ट किया। अब कुछ बिजनेसेस को उसने पॉजिटिवली इफेक्ट किया, कुछ बिजनेसेस को नेगेटिवली इफेक्ट किया। बट बहुत अनसर्टेन चीज थी जो कि सोची नहीं गई थी, प्लान नहीं की गई थी। तो बिजनेस एनवायरनमेंट भी उसी तरह प्लान्ड नहीं है, काफी हद तक अनसर्टेन है। हमें पता ही नहीं बिजनेस एनवायरनमेंट में क्या हो जाएगा। नेक्स्ट आ जाता है कॉम्प्लेक्सिटी। कॉम्प्लेक्सिटी का अर्थ कि ये नेचर में बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स है। जैसे कि हमने पहले भी पढ़ा कि हर चीज़ एक दूसरे से रिलेटेड है, तो हमें एग्जैक्टली पता ही नहीं कि ये इतना ज़्यादा कॉम्प्लेक्स है कि किस चीज़ का क्या इफेक्ट पड़ गया है हमारे
बिजनेस पर। इसको समझना इतना ज्यादा कॉम्प्लेक्स है बिकॉज बिजनेस को कभी भी एक फैक्टर इफेक्ट नहीं करता, बहुत सारे फैक्टर्स इफेक्ट करते हैं, क्योंकि हमने पढ़ा था टोटलिटी ऑफ एक्सटर्नल फोर्सेस। तो बहुत सारे फैक्टर्स हैं जो बिजनेस को इफेक्ट करते हैं। ठीक है जी, तो ये बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स है नेचर में, इसलिए इसको समझना आसान नहीं है बिकॉज इसमें एक फंडा नहीं है, बहुत सारे फैक्टर्स हैं। चलिए, होपफुली ये भी समझ आया होगा आपको। नेक्स्ट आपका आगे बच्चे रिलेटिविटी। मतलब कि रिलेटिविटी का क्या मतलब है कि ये जो है हमेशा किसी ना किसी एरिया के रिलेटिव है। अब मैं रहता हूं यहां पे एक एरिया में जहां पर ठंड इतनी ज्यादा नहीं पड़ती, तो क्या मुझे इधर स्नो जैकेट की जरूरत है? नहीं जरूरत। तो क्या इधर स्नो जैकेट बिकेगी? नहीं बिकेगी। अब ऑन दी अदर हैंड हम देखेंगे, यही अगर आप चले जाएं पहाड़ों वाली तरफ, पहाड़ों की तरफ ठंड बहुत ज्यादा पड़ती है, स्नो पड़ती है, तो उस लोकेशन के रिलेटिव क्या है? उस लोकेशन के रिलेटिव स्नो जैकेट्स बहुत ज्यादा बिकेंगी। तो बिजनेस एनवायरनमेंट हमेशा रिलेटिव होता है कहां पे आप रहते हैं, क्या आपकी लोकल कंडीशंस है। चलिए बच्चे, इसको याद करने का एक तरीका भी समझ लेते हैं। फीचर्स में याद करेंगे, ई माने एक्सटर्नल, एस माने स्पेसिफिक, आई इंटररिलेटेड, डी से डायनेमिक, यू से अनसर्टेन, कॉम्प्लेक्स एंड रिलेटिविटी। एग्जाम से इतना डर, ऊपर चद्दर रख सोता। देखो कितना सिंपल सा कर दिया आपके लिए। इससे आपको सारे फीचर्स जल्दी से जल्दी याद हो जाएंगे कि भैया जी मेरे को तो एग्जाम से इतना डर लगता है कि भैया मैं तो मुंह पे चद्दर रख के सोता हूँ, इतना ठंड लगती है मेरे को, तो एग्जाम के डर के मारे ही इतनी ठंड लगती है। तो इस तरीके से आप फीचर्स को बड़े आसानी से याद कर सकते हैं। चलिए मूव ऑन करते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। इंपॉर्टेंस, बिजनेस एनवायरनमेंट की इंपॉर्टेंस क्या है, बिजनेस एनवायरनमेंट को समझना जरूरी क्यों है? इसके पीछे बहुत सारे कारण हैं। चलिए सबसे पहला कारण समझते हैं, आइडेंटिफाइंग अपॉर्चुनिटीज। बच्चे, जब हम बिजनेस एनवायरनमेंट को अच्छे से एनालाइज कर पाएंगे ना, हम देख पाएंगे कि हमारे पास अपॉर्चुनिटीज क्या हैं। जैसे कोविड के टाइम पे लोगों ने क्या देखा? उन्होंने देखा कि यार बिजनेस में ना करते करते कोई भी इंसान अपने घर से बाहर नहीं जा सकता, तो राशन वाली दुकानों ने क्या करना शुरू कर दिया? होम डिलीवरी करनी शुरू कर दी। उन्होंने, चाहे वो एक बहुत बुरा वक्त था, चाहे एक प्रॉब्लमेटिक वक्त था, बस उस प्रॉब्लमेटिक वक्त में भी उन्होंने एक अपॉर्चुनिटी देखी, फर्स्ट मूवर एडवांटेज लिया, और क्या हुआ? उससे उनके बिजनेस को बूम मिला बिकॉज लोगों ने घर बैठे बैठे जरूरत से ज्यादा राशन भी मंगाया। अगला समझेंगे, आइडेंटिफाइंग थ्रेट्स एंड अर्ली वार्निंग सिग्नल्स। थ्रेट्स और अर्ली वार्निंग सिग्नल्स को आइडेंटिफाई करने में भी हेल्प करता है। फिर से कोविड का एग्जांपल लेके चलते हैं। चलिए, कोविड के टाइम पे सबको पता लगा था कि एक थ्रेट आ रहा है, ठीक है जी, प्रॉब्लम आ रही है। लोगों ने क्या किया? उस थ्रेट को समझा, जरूरत से पहले ही चीजों को स्टॉक करके रख लिया। जो सेविंग्स नहीं भी करते थे उन्होंने भी पैसा सेव करना शुरू कर दिया, क्योंकि उन्होंने बिजनेस एनवायरनमेंट को समझा। उन्होंने समझा कि ये एक ऐसा फैक्टर है कि पता नहीं कब जाएगा, तो इसलिए उस हिसाब से हम तैयार होना शुरू कर देते हैं। चलिए नेक्स्ट समझेंगे, हेल्प्स इन टैपिंग यूजफुल रिसोर्सेज। अगर आप अपने बिजनेस एनवायरनमेंट को अच्छे से समझ पाएंगे तो आप रिसोर्सेज का सही इस्तेमाल कर पाएंगे। अब अगर मेरे को पता है कि मेरे एरिया के पास बहुत सारे बच्चे हैं, अब मुझे वो दिखता है, तो क्या कर सकता हूं? अगर मैं उस एरिया के पास एक ट्यूशन सेंटर खोलूं, नोइंग द फैक्ट कि वहां पे मेरे पास ऑलरेडी लैंड है, मेरे पास ऑलरेडी यूज करने के लिए एक रिसोर्स था, मैंने उसको सही ढंग से टैप कर लिया बिकॉज मैंने समझा कि मेरे आसपास का एनवायरनमेंट कैसे का है। चलिए, हेल्प्स इन कोपिंग विद रैपिड चेंजेस। देखिए, एज वी अंडरस्टूड पहले, बिजनेस एनवायरनमेंट बहुत ही डायनेमिक है, नेचर में बदलते रहने वाली चीज है। तो अगर हमें रैपिड चेंजेस से कोप अप करना है तो हमें बिजनेस एनवायरनमेंट को समझना बहुत ज्यादा जरूरी होगा। असिस्ट इन प्लानिंग एंड पॉलिसी फॉर्मेशन। अब हमें इतना पता है कि टॉप लेवल मैनेजर्स की ड्यूटी होती थी प्लान्स बनाना, पॉलिसीज बनाना कंपनी के लिए। वो कैसे बनाते हैं? वो इस चीज को दिमाग में रखते हैं कि हाँ जी भैया, आने वाला बिजनेस एनवायरनमेंट कैसा होगा। अब मेरे को एक बात बताओ, कोई क्लोथिंग ब्रांड है, क्या वो सर्दियों में गर्मी के कपड़े दुकान पे रखेगा? नहीं ना। तो यही चीज है, प्लान बनाते हो, पॉलिसी बनाते हो, किस चीज को दिमाग में रखते हो बनाते हो कि मेरा आने वाला बिजनेस एनवायरनमेंट कैसा है। अगर मेरे को पता है कि हाँ जी भैया आगे आ रही है अप्रैल में गर्मी, मैं फरवरी में ही उसको लेके सोचने बैठ जाऊंगा कि हाँ जी भैया चलो मैं अब एक काम करता हूँ, गर्मियों की कॉटन टी शर्ट्स बनानी शुरू कर देता हूँ। उस हिसाब से प्लानिंग करता हूँ, उस हिसाब से पॉलिसी करता हूँ, नोइंग द फैक्ट कि आगे एकदम से गर्मी आने वाली है। ठीक है जी। चलिए लास्ट फैक्टर जो कि समझना बहुत ज्यादा आसान है, हेल्प्स इन इंप्रूविंग परफॉर्मेंस। बच्चे अब लॉजिकली सोचो,
अगर तुम ये सारी चीजें कर लोगे तो फर्म में परफॉर्मेंस का बूस्ट होना तो बहुत ज्यादा सिंपल है, अनिवार्य है, होगा ही होगा, नो मैटर व्हाट। ठीक है, होपफुली आपको फीचर्स भी समझ आ गए होंगे, इंपॉर्टेंस भी समझ आ गई होगी। अब रक्षित भैया ऐसे थोड़ा ना छोड़ेंगे, इंपॉर्टेंस भी याद करा के छोड़ेंगे, ऐसे कैसे जाने देंगे। चलिए शुरू करते हैं याद करना। अपॉर्चुनिटीज, थ्रेट्स, यूजफुल रिसोर्सेज, रैपिड प्लानिंग, परफॉर्मेंस। चलिए ध्यान से समझते हैं। इंपॉर्टेंस, OTURPP, ओए तू उसको रोज पटाना पाता। ठीक है जी, ये आप अपने दोस्त को बोल सकते हो जो बेचारा अपनी क्रश को पटाने की कोशिश कर रहा है बार बार कि ओए तू उसको रोज पटाना पाता, कैसे का आदमी है, किसी भी काम का नहीं है, कभी भी नहीं पटा पा रहा उसको, क्या कर रहा है। ठीक है जी, चलिए तो इस तरीके से आपको समझ आ गया होगा एंड वील मूव ऑन टू द नेक्स्ट टॉपिक। अगला है हमारा टॉपिक कंपोनेंट्स ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट। देखिए कंपोनेंट्स में जब हम बात करते हैं तो हमारे पास पहले तो हम दो तरह डिवाइड करते हैं। सबसे पहले हमारे पास आ जाता है बच्चे इंटरनल, फिर आता है एक्सटर्नल। इंटरनल में आ जाता है सारी पॉलिसीज, प्रोग्राम्स जो हमारे बिजनेस में होती हैं, जिसकी वजह से हमारा बिजनेस में इफेक्ट है। अब लॉजिकली सोचो, जिस बिजनेस का बॉस ही लेट आ रहा है, उसकी पॉलिसीज ही अगर सही नहीं है तो उस बिजनेस में काम कैसे सही चलेगा। ठीक है, तो फेयर पॉलिसीज का होना बहुत जरूरी है, बट दिस इज नॉट अ कंसर्न एट दिस पॉइंट। अभी जो हमने पढ़ना है वो है प्राइमरली एक्सटर्नल फैक्टर्स। एक्सटर्नल में भी दो हैं, माइक्रो, मैक्रो। बच्चे माइक्रो और मैक्रो का आपको मतलब पता है? माइक्रो माने छोटे लेवल पर, ठीक है जी, माइक्रो माने छोटे लेवल पर, जो एक स्पेसिफिक बिजनेस या एक इंडिविजुअल लाइन ऑफ बिजनेस या फिर एक इंडिविजुअल बिजनेस को इफेक्ट करे। जैसे कि हमारे कस्टमर्स हमारे बारे में क्या सोचते हैं, सप्लायर्स हमें माल देने से पहले क्या सोच रहे हैं, क्या ये पैसे देगा वापस या नहीं। कंपेटिटर्स, हमारे साथ वाले बिजनेस जो एग्जैक्ट सेम बिजनेस में है, वो कैसी प्राइसिंग पॉलिसी रख रहे हैं, वो कैसे कस्टमर्स को ट्रीट कर रहे हैं। जनरल पब्लिक और मार्केट इंटरमीडिएटरीज, जिनको हम मार्केट में दलाल भी कहते हैं, जो हमारे मिडिल मैन होते हैं, हमें कितने मार्जिन पे माल प्रोवाइड कर रहे हैं, ये सब फैक्टर्स। बच्चे इनका जो इफेक्ट है वो एक स्पेसिफिक स्मॉल बिजनेस पर होता है, इसलिए माइक्रो है। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे मैक्रो, और इसको हम पढ़ेंगे काफी डिटेल में। बच्चे ये टॉपिक को बहुत ध्यान से समझेंगे, बिकॉज इस टॉपिक से रिलेटेड बहुत बारी हमें केस स्टडीज भी आती हैं, एंड मोस्टली केस में केस स्टडीज आती हैं कि हमें आइडेंटिफाई करना होता है कि कौन से स्पेसिफिक एनवायरमेंट्स हैं। तो ताकि आप प्लीज अपने कान खुले रखना, ताकि आप अच्छे से केस स्टडी को सॉल्व कर सके और केस स्टडी को समझ सके, बिकॉज ये मेरी गारंटी है कि इस टॉपिक से केस स्टडी आएगी ही आएगी। चलिए समझते हैं। सबसे पहले 5 हमारे पास है, याद करने का ढंग है पेस्टल। P माने पॉलिटिकल, E से इकोनॉमिक, S से सोशल, T से टेक्नोलॉजिकल एंड L से लीगल। ये है मैक्रो फैक्टर्स जो हर बिजनेस को कुछ हद तक थोड़ा बहुत इफेक्ट करेंगे और इसका इफेक्ट इन टोटल होगा। सबसे पहला फैक्टर समझेंगे पॉलिटिकल। चलिए बच्चे समझते हैं पॉलिटिकल क्या होता है। पॉलिटिकल माने कि उस देश की जो पॉलिटिकल कंडीशन है वो कैसी है। अगर तो देश में पॉलिटिकली शांति है, पॉलिटिकल लीडर्स का व्यू बिजनेस को लेकर अच्छा है, तो वो देश में जो हमारे कंज्यूमर्स हैं, जो हमारे सिटीजन्स हैं, वो किसी भी तरह का स्टेप लेने से डरेंगे नहीं और वो बिजनेस की तरफ एक पॉजिटिव आउटलुक लेकर चलेंगे। पर यही अगर देश में पॉलिटिकल अनरेस्ट है, आपको लगता है कि पॉलिटिकल अनरेस्ट के टाइम पर बिजनेसेस चलेंगे? इसका एक सरल सा एग्जांपल देता हूं आपको। रीसेंट इंसिडेंट जो नेपाल में हुआ, जहां पे जेनजी ने एक बारी पूरा नेपाल तबाह कर दिया और एक बारी के लिए पॉलिटिकल कंडीशन पूरी की पूरी मैसअप हो गई। बच्चे अब आपको लगता नहीं कि वो देश कम से कम 15 से 20 साल पीछे जा चुका है बिकॉज ऑफ गलतियां? अब वो देश पीछे गया, क्यों गया? बिकॉज पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी थी। तो पॉलिटिकल एनवायरनमेंट पॉजिटिव तरीके से भी और नेगेटिव तरीके से भी चीज को इफेक्ट कर सकता है। अब बहुत जरूरी है कि पॉलिटिक्स में हर चीज सही चले। जैसे फॉर एग्जांपल 1991 में जब हमारे देश में एलपीजी माने लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन आ भी गई थी, काफी हद तक फैक्टर से लाइसेंसिंग हटा दी गई थी, बट फिर भी कहीं ना कहीं पॉलिटिकल लीडर्स का एक प्रेशर होता था, एक ब्यूरोक्रेटिज्म होता था कि तब भी आपको लाइसेंस लेने में बहुत ज्यादा वक्त लग जाता था 1991 के बाद भी। इसी कारण से ना करते करते लोगों ने इंडस्ट्रियल सेक्टर में आने से अवॉइड किया खुद को, और ये जो था हमारा कारण था पॉलिटिकल एनवायरनमेंट। ये पॉइंट समझ आया? मूव ऑन करेंगे अब हम इकोनॉमिक फैक्टर्स पर। बच्चे देखिए, इकोनॉमिक फैक्टर्स डायरेक्टली इफेक्टिंग द इकोनॉमी।
ठीक है जी। इसमें हमारे सारे इकोनॉमिक फैक्टर्स, जैसे इस टाइम पे हमें किस इंटरेस्ट रेट पर पैसा मिल रहा है, देश में इन्फ्लेशन रेट कैसी है, स्टॉक मार्केट का हाल कैसा है, ये सब फैक्टर्स मैटर करते हैं। इसमें हमारे पास सिंपल सा एग्जांपल लेके देखते हैं। इम्पैक्ट पॉजिटिव नेगेटिव अगेन दोनों है। सिंपल सा तरीका देखते हैं। अगर बैंक सस्ते रेट ऑफ इंटरेस्ट पे आपको पैसा दे रहा है, क्या आप पैसा लेंगे? बिल्कुल लेंगे। इससे क्या होगा? मार्केट में कैश फ्लो बेटर होगा। और अगर मार्केट में डिफ्लेशन की प्रॉब्लम हुई, मतलब नोट कम हुए, तो मार्केट में दोबारा पैसा सर्कुलेट होना शुरू होगा और डिफ्लेशन की प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। सिमिलरली अगर मार्केट में लगता है इन्फ्लेशन है और हमारा इंटरेस्ट रेट बढ़ गया, इंटरेस्ट रेट बढ़ने पर लोग कम लोन्स प्रेफर करना करेंगे। ठीक है जी। उससे होगा क्या? उससे बच्चे सिंपल सा एक फैक्टर होगा कि लोग लोन्स नहीं लेंगे और हमारा पैसा सर्कुलेट होना कम हो जाएगा और जो इन्फ्लेशन की प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो जाएगी या कब हो जाएगी। ये थे हमारे इकोनॉमिक फैक्टर्स। चलिए अगला आ जाता है सोशल फैक्टर्स या फिर सोशल एनवायरनमेंट। इसमें हमारा आ जाता है कि सोसाइटी चीजों को कैसे परसीव करती है। प्राइमरली 3 फैक्टर्स पे समझेंगे। ट्रेडिशन। बच्चे अगर आप देखो, ट्रेडिशन जैसे फेस्टिवल्स, हमारे दिवाली जैसे फेस्टिवल, होली जैसे फेस्टिवल, इनके आसपास देखें आप तो एक तो मिठाइयों की सेल बहुत ज्यादा बढ़ जाती है और दूसरा दिवाली के पास पटाखे और दिए बहुत ज्यादा बिकते हैं, होली के पास हमारे जो रंग हैं वो बहुत ज्यादा बिकते हैं। क्यों? क्योंकि ये हमारे पुराने चलते हुए ट्रेडिशंस हैं, हमारी पुरानी चलती हुई प्रथाएं हैं जो कि हमारे सोशल एनवायरनमेंट का हिस्सा है और सोशली हमारे बिजनेसेस को इफेक्ट करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है वैल्यूज। वैल्यूज जो हमें डे 1 से सिखाई गई हैं। इक्वालिटी, मेन और विमेन को बराबर ट्रीट करना है। अगर हमें मेन और विमेन को बराबर ट्रीट करना है तो इसी वजह से फेयर पॉलिसीज बनानी पड़ेंगी कंपनीज को। कंपनीज जब फेयर पॉलिसीज बनाएंगे तभी काम अच्छे से होगा। ये हमारी वैल्यू सिखाती है। वैल्यू में हमारे पास एक और भी चीज आ जाता है, जैसे इंडिया में अगर हम देखें, इंडियन वैल्यूज के अकॉर्डिंगली बीफ बैन है क्योंकि हम गौ माता को पूजते हैं। ठीक है जी, क्योंकि हम गौ माता को पूजते हैं, ये इंडियन वैल्यूज ने हमें सिखाया है। ठीक है जी। तो ये भी सोशल ट्रेंड्स का पार्ट है। इवन तो बाकी कंट्रीज में बिकता है बट हमारे देश में क्यों नहीं बिकता? बिकॉज हम गौ माता को मानते हैं और उनकी पूजा करते हैं। चलिए अगला आपके पास आ जाता है सोशल ट्रेंड्स। बच्चे सोसाइटी में ट्रेंड्स चेंज होते रहते हैं। फॉर एग्जाम्पल आज की डेट में जेनजी जनरेशन में बैगी पैंट्स का ट्रेंड है। ठीक है। अब धीरे धीरे ट्रेंड स्विच होकर ओल्ड मनी पे जा रहा है, मतलब जो आपके दादे परदादा पहनते थे अब दोबारा उन कपड़ों का फिर से ट्रेंड आ रहा है। आज से कुछ साल पहले टाइट जीन्स का ट्रेंड चलता था, आज से कुछ 15-20 साल पहले। तो ये क्या है? ये सब ट्रेंड्स हैं जो कि सोसाइटी के आउटलुक को डिफाइन करते हैं। अब आज की डेट में कोई पतली पैंट्स पहन के आ जाए तो कहते हैं कि भैया ये क्या पहना है हो, राइट? क्यों? क्योंकि अब हमारी सोसाइटी ऐसे चलती है कि हाँ भैया अब तो ट्रेंड्स खुली पैंट्स का है, बैगी पैंट्स का है। चलिए समझ आया होगा। नेक्स्ट चलते हैं टेक्नोलॉजिकल। बहुत सिंपल। टेक्नोलॉजिकल माने टेक्नोलॉजी। देखिए साइंटिफिक इंप्रूवमेंट्स होंगी, इनोवेशंस होंगी, ऑटोमेटिकली टेक्नोलॉजी के बदलाव से चीजें बेटर होंगी। अब टेक्नोलॉजी के बदलाव से 2 फैक्टर्स अच्छे होते हैं। पहला तो देश में सप्लाई बढ़ती है। कहाँ पे? अगर हम मान के चलें कि पहले हम एक छोटी सी चीज को कर रहे थे लिख के, अब जब हमने उसे लैपटॉप पे करना शुरू कर दिया तो हमारा काम जल्दी होने लग पड़ा। एग्जाम्पल लेके चलते हैं चैट जीपीटी का। चैट जीपीटी पहले जब नहीं होता था तब हमें चीजों को कितना ज्यादा सोचना पड़ता था, बट अब क्या हुआ? चैट जीपीटी के आने पे लोगों ने अपना दिमाग यूज करना ही बंद कर दिया और हर चीज चैट जीपीटी से करा लेते क्योंकि काम आसान हो जाता है। तो ना करते करते पहली बात तो ये सप्लाई के सर्कल को बेटर करता है, साथ ही साथ डिमांड भी इंक्रीज करता है। जब कोई नई टेक्नोलॉजी आती है लोग ज्यादा से ज्यादा उस चीज को डिमांड करते हैं। ये सेम चीज हुई थी आईफोन के केसेस में। जब नए नए आईफोन आए थे तो लोगों में एक ट्रेंड उठा था और आज की डेट में आईफोन इतना नॉर्मल हो गया है कि हर तीसरे चौथे इंसान के हाथ में आप एक आईफोन देखते हैं। ऐसा क्यों होता है? बिकॉज ऑफ टेक्नोलॉजिकल चेंजेस। आखिरी फैक्टर हम पढ़ेंगे लीगल। अब लीगल में जब हम बात करते हैं तो हमारे पास आ जाते हैं सारे लॉज, सारे एक्ट्स जो ऑलरेडी पास हो चुके हैं। बच्चे प्लीज लीगल और पॉलिटिकल को कंफ्यूज मत करना। पॉलिटिकल माने कि जो इस टाइम की सरकार है उसका बिजनेस को लेके क्या व्यू पॉइंट है। ठीक है जी, बिजनेस को लेके अच्छा व्यू पॉइंट, हम लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट्स के बारे में सोच सकते हैं। लीगल में आ जाते हैं वो लॉज जो ऑलरेडी पास हो चुके हैं या वो एक्ट जो ऑलरेडी पास हो चुके हैं। इसमें हमारे पास एग्जांपल है कंपनीज एक्ट। अब आप देखेंगे कंपनीज एक्ट में कितना कुछ स्टेट हो चुका है, उसके हिसाब से हमें चलना पड़ता है। लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप
ठीक है जी, ये भी कुछ लॉज के अकॉर्डिंगली आता है। अब जैसे हमारे देश का एक लॉ है कि कोई भी अल्कोहल बेवरेजेस से रिलेटेड एड्स आप नहीं कर सकते, किसी की तरह की एड्स आप शो नहीं कर सकते। अब इसी वजह से जब आप देखते हैं किंगफिशर जैसे बड़े ब्रांड, वो कभी भी अपनी बियर को सेल नहीं करेंगे, वो हमेशा अपने सोडा को सेल करते हैं, बिकॉज उनको पता है कि अगर वो बियर की एडवर्टीजमेंट करेंगे, अल्कोहलिक बेवरेजेस की एडवर्टीजमेंट करेंगे, तो उन पर लीगल एक्शन हो सकता है। तो अगर आप लॉज या एक्ट्स को नहीं समझेंगे और उनके हिसाब से नहीं चलेंगे, तो आपके ऊपर पूरा एक लीगल एक्शन हो सकता है कोर्ट के द्वारा, लोगों के द्वारा। ऑल राइट, मूविंग टूवर्ड्स द नेक्स्ट यूनिट ऑफ दिस चैप्टर। बहुत ज्यादा आसान यूनिट है, बहुत बेसिक सा यूनिट है, क्विकली इसको वाइंड अप कर देंगे, सारा कुछ एक ही गो में समझ लेंगे। सबसे पहले हम समझेंगे डीमोनेटाइजेशन। डीमोनेटाइजेशन माने नोटबंदी। नोटबंदी के वक्त हुआ क्या था बच्चे? नवंबर 8 2016 को सरकार द्वारा 500 और 1000 के सारे नोटों पर बंदी लगा दी गई थी, मतलब सारा पैसा वापस मंगा लिया गया था, ठीक है जी, और उनको लीगल टेंडर मानना बंद कर दिया गया था, मतलब वो वाले नोट एक्सेप्ट नहीं होंगे अब मार्केट में, ये सरकार द्वारा ऐलान कर दिया गया था। 86% मनी की सर्कुलेशन जो मार्केट में हो रही थी उस वक्त इनवैलिड हो गई, मतलब 14% का अभी भी हमें कुछ पता नहीं है, मतलब वो प्रॉब्ली काला धन अंदर ही रह गया और किसी काम नहीं आया लोगों के, या फिर कईयों का कुछ पैसा छुपा रह गया। एक एक करके समझेंगे फीचर सारे डीमोनेटाइजेशन के। सबसे पहला टैक्स एडमिनिस्ट्रेटिव मेजर। डीमोनेटाइजेशन का पहला फीचर था बच्चे, ये एक टैक्स एडमिनिस्ट्रेटिव मेजर था। अब बहुत सारे लोग करते क्या थे कि ज्यादातर टैक्सेस को पे करना अवॉइड कर देते थे, ठीक है जी। तो उसकी वजह से होता क्या था कि वो ज्यादातर पैसे को बचा लेते थे, पैसा सर्कुलेट नहीं करते थे मार्केट में। लेकिन इस मेथड से क्या हुआ, टैक्स दोबारा एडमिनिस्टर हो पाया अच्छे से। एक मेजर लिया था ताकि सरकार टैक्स को दोबारा अच्छे से मेजर कर सके। अगला पॉइंट समझेंगे, टैक्स इवेजन कंट्रोल मेजर। देखिए काला धन जिसको हम ब्लैक मनी कहते हैं, हमारे देश में काफी ज्यादा बढ़ गई थी। क्या हुआ, सरकार ने सोचा कि अगर हमें काला धन बाहर निकालना है तो हमें लोगों की जेब से टैक्स भरवाना पड़ेगा। तो उन्होंने क्या किया, भैया जिसके पास तो अपना पूरा प्रूफ है कि आपकी इनकम क्या है, उसको तो सूद समेत उसके पैसे वापस मिले, लेकिन जिनके पास अपना हुआ पैसे का किसी तरह का सबूत नहीं था, उनसे टैक्स निकलवाया गया, ठीक है, उनसे टैक्स भरवाया गया, उनके काले धन को दोबारा बदला गया, और इस ढंग से सरकार ने टैक्स इवेजन भी कंट्रोल कर ली, ठीक है जी। नेक्स्ट पॉइंट समझेंगे, चैनलाइजिंग सेविंग्स इनटू फॉर्मल सिस्टम। अब आप देखेंगे कि हमारे घर में आदत होती है, ज्यादातर हमारे फैमिली में लेडीज की एक आदत होती है कि वो कुछ पैसे अपने पास जेबों में रख लेती हैं या अपने पास संभाल के रख लेती है, सेव करके रख लेती है बिना किसी को बताए। इवन मेन भी बहुत फैमिली की ये चीज करते हैं कि पैसे को सेव कर लेते हैं घर पे, बट अब वो पैसा सर्कुलेशन में नहीं आ रहा था। अब उसकी वजह से होता क्या है, सरकार को होता है भारी नुकसान, क्योंकि वो पैसा सर्कुलेशन में आया नहीं। सरकार ने क्या किया, जब डीमोनेटाइजेशन किया तो सारे गद्दों वगैरह से पैसा निकला भैया, सबके गद्दों से पैसे निकले, सबके जगहों से पैसे निकले। हुआ क्या, सारे का सारा पैसा जो लोगों ने घरों में संभाल के रखा हुआ था सेविंग्स की फॉर्म में, वो सारे का सारा फॉर्मल फाइनेंशियल सिस्टम के अंदर वापस आया, और हमारे फर्म, हमारे बिजनेस में दोबारा सर्कुलेशन उस पैसे की होनी शुरू हो गई। भैया एक बात तो है, इससे घर की औरतें बहुत परेशान आ गई थी बेचारी, जितने 500-1000 करके इकट्ठे करती थी सारे अपने पति के हाथ में पकड़ाने पड़ गए, और सारे सेविंग्स 1 मिनट में खत्म हो गई भी, और किसी चीज के लिए नहीं। इस चीज से लोग जरूर नफरत करते होंगे सरकार को। चलिए अगला टॉपिक समझेंगे, क्रिएटिंग लेस कैश इकोनॉमी। लेस कैश इकोनॉमी का अर्थ क्या था बच्चे, लेस कैश इकोनॉमी मतलब सारा पैसा बैंकों में चला गया, अब बैंकों से पैसा निकालने पे लगा दी थोड़ी सी लिमिट। इससे क्या हुआ, मार्केट में कैश फ्लो थोड़ा सा रिड्यूस हुआ, जो इन्फ्लेशन की प्रॉब्लम थी वो कर्ब की गई, और बहुत सारे सिस्टम जैसे यूपीआई जैसी चीजें इंट्रोड्यूस कर दी गई ताकि कैश के बिना ट्रांजैक्शन हो सके और ज्यादा से ज्यादा ट्रांजैक्शन सरकार मॉनिटर कर सके। होपफुली आपको समझ आया होगा। इसको याद करने का तरीका बड़ा सिंपल, सील के तरीके से आप इसको याद कर सकते हैं, जिसमें एस माने सेविंग्स, ई माने इवेजन, ए माने एडमिनिस्ट्रेटिव एंड एल माने लेस कैश इकोनॉमी। सिंपल सा ढंग था याद करने का, होपफुली याद होगा। इतना इंपॉर्टेंट टॉपिक भी नहीं है बट छोड़ने लायक टॉपिक भी नहीं है, अच्छे से समझ लिया हमने। चलिए अगला समझेंगे, इकोनॉमिक रिफॉर्म सिंस 1991। भैया 1947 के बाद हमें
सोने की चिड़िया नहीं कहा जा सकता था। क्यों? हमें कर गए थे खाली। तो 1950 से लेकर 1990 तक तो कोई अलग ही अप्रोच चल रही थी हमारी सरकार की तरफ से। 1951 में आई एक नई अप्रोच जिसमें हुआ LPG, माने लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन। एक एक करके कली कली पॉलिसी को समझेंगे। सबसे पहले समझेंगे लिबरलाइजेशन। इसमें किया गया था भैया जी, पहले ना लाइसेंस हर चीज का लेने से पहले सरकार से परमिशन लेनी पड़ती थी। सरकार जी प्लीज लाइसेंस दे दीजिए, सरकार जी प्लीज लाइसेंस दे दीजिए। सबसे पहला काम क्या किया उन्होंने, बहुत सारी इंडस्ट्रीज में लाइसेंस परमिट कोटा हटा दिया। लाइसेंसिंग सिर्फ उन जगहों पर जरूरी रखी जहां पे सरकार की थोड़ी बहुत जरूरत है, जहां पे नहीं थी वहां से सब जगह से लाइसेंस हटाया कि भैया करो खुल के काम। तो ना ही कोई लाइसेंस लेना पड़ता था। अब उससे पहले ना करते करते सरकार इंटरफेयर करती थी कि प्राइजेस आप अपनी मर्जी से डिसाइड नहीं कर सकते। फिर लोग अपनी मर्जी से प्राइजेस भी डिसाइड कर पाते थे। टैक्स रेट्स को भी कम किया गया जिससे बिजनेस को बेनिफिट हुआ। आराम से कोई भी चीज की मूवमेंट फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, मूवमेंट ऑफ गुड्स फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर को प्रमोट किया और उस पर किसी तरह का कोई टैरिफ नहीं लगाया। इंसान के हाथ में आ गया कि उसे अपने बिजनेस का स्केल क्या करना है, रेदर देन सरकार के हाथ में। क्योंकि पहले सरकार इतनी ना करते करते रिस्ट्रिक्शंस लगा देती थी कि हम बिजनेस को ग्रो करने के चाहने के बावजूद भी हम ग्रो नहीं कर पाते थे। तो उन्होंने डिसाइड किया कि स्केल ऑफ बिजनेस अब आप खुद डिसाइड कीजिए, खुद पैसा लगाइए, आपकी पैसा आपकी सरदर्दी, हमें कोई फर्क नहीं। सेकंड पॉलिसी थी प्राइवेटाइजेशन। प्राइवेटेशन माने पब्लिक से प्राइवेट सेक्टर में शिफ्ट होना। 1990 से पहले पहले सारा शेयर होता था मोस्टली पब्लिक के पास, तो इसको धीरे धीरे प्राइवेट सेक्टर में कन्वर्ट किया गया। कैसे? सबसे पहले तो जी प्लान्ड ढंग से डिसइन्वेस्टमेंट की। डिसइन्वेस्टमेंट का मतलब जब पब्लिक यानी सरकार अपना स्पेसिफिक शेयर बेच देती है प्राइवेट लोगों को जिस जिस फर्म में वो इन्वेस्ट नहीं करना चाहती थी। पब्लिक सेक्टर का रोल कम किया गया, उनका सेक्टर मोस्टली रखा गया डिफेंस, आर्मी जैसे एरियाज में जहां पे हमें सोशल जस्टिस भी प्रोवाइड करनी जरूरी थी। जो भी लॉस मेकिंग या सिक यूनिट्स थे सरकार के पब्लिक, वो सब बंद कर दिए गए और उन सबको रिप्लेस किया गया प्राइवेट सेक्टर से। और आखिरी पब्लिक सेक्टर के रोल को थोड़ा सा रीडिफाइन किया और उन्होंने समझा कि पब्लिक सेक्टर आपको लेके नहीं चलेगी। आपको अगर देश को ग्रो कराना है, इंडस्ट्रीज को ग्रो कराना है, तो खुद इन्वेस्टमेंट करनी पड़ेगी। चलिए नेक्स्ट पॉइंट समझेंगे, ग्लोबलाइजेशन। बच्चे ग्लोब, ग्लोब माने पूरी दुनिया। तो हमारा दायरा पूरी दुनिया तक खुला। इससे पहले हमारा दायरा हमारे देश तक था और 1990-1951 में क्या हुआ, हमारा देश पूरी दुनिया के लिए खुला। मतलब हम किसी भी देश में फ्रीली कैपिटल इन्वेस्ट कर सकते थे, वो हमारे देश में, हम उनके देश में। गुड्स एंड सर्विसेज एक देश से दूसरे देश जा सकते थे। इंफॉर्मेशन और टेक्नोलॉजी एक दूसरी जगह पर जा सकती थी और लोग भी मूव कर सकते थे फ्रीली। उसके बाद एक कॉमन मैकेनिज्म बना दिया गया डिस्प्यूट्स की सेटलमेंट। मतलब कोई भी ग्लोबल डिस्प्यूट होगी तो उसको एक कॉमन तरीके से सुलझाया जाएगा ताकि प्रॉब्लम्स ना आए। होपफुली ये समझ आया होगा। अब देखिए इतना सब कुछ सरकार ने कर दिया, ऑब्वियस ही बात है इसका इम्पैक्ट भी तो आया होगा मार्केट में। क्या इम्पैक्ट आया ये समझेंगे और एक फनी तरीके से याद करेंगे कि कैसे भैया सब चीजों को याद कर सकते हैं। क्योंकि जब तक रक्षित भैया साथ में, टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं। और हाँ, इस चैप्टर के नोट्स चाहिए तो सारे नोट्स लिंक में मिल जाएंगे। वेल डिटेल्ड नोट्स होंगे तो एक बार वो भी पढ़ लोगे तो चिंता नहीं रहेगी आपको एग्जाम की। चलिए इम्पैक्ट, हाँ जी, सबसे पहला इम्पैक्ट इंक्रीजिंग कॉम्पिटिशन। भैया जी कॉम्पिटिशन बढ़ गया। देखो सिंपल सी बात है, जहां पे पहले सिर्फ पब्लिक सेक्टर था वहां पे प्राइवेट सेक्टर भी आया और बाहर की कंपनीज भी आई, जिसकी वजह से कंपटीशन बढ़ा। बट ये कंपटीशन एक हेल्दी वे में बढ़ा क्योंकि लोग मजबूर हुए कि हमें बेटर टेक्नोलॉजी लेकर आनी है। मार्केट ओरिएंटेशन, अर्थात पहले क्या होता था भैया, प्रोडक्ट ओरिएंटेशन होती थी। मतलब जो प्रोडक्ट बन गया मार्केट में कंज्यूमर को प्रोडक्ट के हिसाब से चलना पड़ता था। बट मार्केट ओरिएंटेशन आई, मतलब अब प्रोड्यूसर जो था वो कस्टमर के हिसाब से चलता था, वो मार्केट के हिसाब से चलता था कि मार्केट में किस चीज की जरूरत है, क्या मार्केट मांगती है। चेंजिंग टेक्नोलॉजी, ऑब्वियस ही बात है बाहर के देशों से जब आएंगे तो बहुत बढ़िया बढ़िया टेक्नोलॉजी भी आएगी और हमारे टेक्नोलॉजी देश की बेटर हो गई। नेसेसिटी फॉर चेंज, बदलाव जरूरी हो गया क्योंकि अगर आप बदलोगे नहीं, जमाने के साथ चलोगे नहीं तो जमाना लात मार के पीछे छोड़ जाएगा। और 1991 में जो जो बदला उसने ग्रोथ की, जो जो नहीं बदला वो रह गया पीछे। चलिए डिमांडिंग कंज्यूमर्स, देखो भैया इंसान बहुत लालची जिनस है। इंसान जितना लालच कोई कर नहीं सकता। एक तो पहले ऐसे लोग थे कि जो प्रोडक्ट दे दो वो खा लेते थे। फिर क्या हुआ, जब इनको वैरायटी मिलने लग पड़ी ना, फिर कहते भैया और ला के दो।
ये किया इंसानों ने। भैया कंज्यूमर डिमांडिंग हो गया, कंज्यूमर ने कहा और ला के दो यार, अच्छा अब इतना कुछ ला के दे रहे हो और ला के दो, कंज्यूमर की डिमांड बढ़ गई। जरूरत पड़ गई कि भैया अब तो ह्यूमन रिसोर्स को डेवलप करना पड़ेगा, क्योंकि ना करते करते नो डाउट हमारे देश में रिसोर्स थे, बट सबसे बड़ा रिसोर्स हमारे देश का था ह्यूमन रिसोर्स। यही वो वक्त था जिसमें आईटी वगैरह ने भी डेवलप करना शुरू किया, क्योंकि हमारे पास ह्यूमन रिसोर्स बहुत थे, तो ह्यूमन रिसोर्स को डेवलप किया हमने और एक जरूरत बन गई ह्यूमन रिसोर्स को डेवलप करने की। लास्टली बजटरी सपोर्ट जो पब्लिक सेक्टर को मिलता था वो कम हो गया, ये हमने बहुत अच्छे से प्राइवेटाइजेशन में समझ लिया है। चलिए याद करने का फनी तरीका मैंने ऑलरेडी अंडरलाइन किए हैं कि कौन सा वर्ड क्या डिनोट करता है, CMTCDHB। चलो फनी तरीके से याद कराते हैं। क्रश मानी थी, चिंता दूर हुई भाई। है भैया बहुत मुश्किल काम है यार ये क्रश को मनाना, ये पहली क्रश तो वैसे ही नहीं मानती, ठीक है ना। तो क्रश मानी थी, फाइनली चिंता दूर हुई भाई, ठीक है जी। तो इस तरीके से आप याद कर सकते हैं। C माने कंपटीशन, M मार्केट, वैसे ही B माने बजटरी। तो ये एक ढंग है जिससे आप बड़ी आसानी से इसको याद कर पाएंगे। चलिए लास्ट टॉपिक फॉर दिस चैप्टर एंड फिर हमारा चैप्टर खत्म हो जाएगा। मैनेजरियल रिस्पॉन्स। भैया इंपैक्ट तो पता लग गया, अब इसका रिस्पॉन्स कैसे किया, कंपनी ने कैसे रिस्पॉन्स किया, मैनेजमेंट ने LPG से क्या रिस्पॉन्स किया। सबसे पहले हमारे पास था ब्रांड बिल्डिंग, ठीक है जी। लोगों ने अपनी ब्रांड बिल्डिंग फोकस करना शुरू कर दिया, लोगों ने अपने आप को एक ग्लोबल ब्रांड दिखाने की कोशिश की कि भैया हम हैं ग्लोबल ब्रांड, ठीक है। पेप्सी जैसे बड़े बड़े ब्रांड्स ने अपने बिजनेस पे इतना इन्वेस्ट किया, अपने लोगोस पे इतना इन्वेस्ट किया। ये सब चीजें हुई 1991 के बाद, उन्होंने शो किया कि हम एक बहुत बड़े ब्रांड है। दूसरा मार्केट हो गई कस्टमर फोकस पे, जैसे कि मैंने आपको बताया कि कस्टमर हो गया लालची, तो मार्केट को कस्टमर के हिसाब से चलना पड़ा और कस्टमर के ऊपर ही सारी की सारी मार्केट फोकस्ड होगी कि भैया जो कस्टमर मांगेगा हम उसे वही प्रोवाइड करेंगे। डाइवर्सिफिकेशन स्प्री, इसका सबसे अच्छा एग्जांपल रिलायंस। डाइवर्सिफिकेशन माने लोगों ने अलग अलग एरियाज में जाना शुरू कर दिया। रिलायंस आज की डेट में जियो भी है, रिलायंस की ज्वेलरी भी आती है, रिलायंस के मार्केट्स भी हैं, रिलायंस के मॉल्स भी हैं। मतलब क्या क्या रिलायंस ने इस टाइम किस किस चीज में इन्वेस्ट नहीं किया, तो रिलायंस टेलीकॉम वगैरह सब चीजों में इन्वेस्ट करने लग पड़ा। ये डाइवर्सिफिकेशन स्प्री लेकर आया, मतलब ब्रांड्स ने डाइवर्सिफाई करना शुरू कर दिया, ब्रांड्स ने और एरियाज में पैर अपने पसारने शुरू कर दिए। जॉइंट वेंचर, बहुत सारी कंपनीज को मौका दिखा और उन्होंने बाहर वाली कंपनीज के साथ एक जॉइंट वेंचर भी खोला। जैसे मान लीजिए क्या हुआ कि बाहर की कंपनी आई, उसे इंडिया की मार्केट के बारे में नहीं पता, इंडिया की एक ग्रोन कंपनी है, उसने बाहर वाली कंपनी से किया कोलैप्स कि भैया हम आपको मार्केट कंडीशन बताएंगे, आप नई टेक्नोलॉजी लेके आओ, मिलकर मार्केट को रॉक कर देंगे। इसमें हमारे पास एग्जाम्पल था फोर्ड और महिंद्रा एंड महिंद्रा और फोर्ड ने आपस में एक किया था जॉइंट वेंचर। चलिए नेक्स्ट आ गया इंप्रूव्ड कंपनसेशन लेवल्स। देखिए ऑब्वियसली बात है, जरूरत पड़ी ह्यूमन रिसोर्स को डेवलप करने की, ह्यूमन रिसोर्स और टेक्निकल हुआ और स्किलफुल हुआ, जिसकी वजह से कंपनसेशन लेवल्स भी बेटर हो गए और लोगों को उनकी चीज का बेटर पैसा मिलना शुरू हो गया, बेटर सैलरीज मिलनी शुरू होगी। एंड लास्टली सबसे आसान पॉइंट, लेटेस्ट टेक्नोलॉजी। देखिए जब बाहर के देशों से फ्रीली टेक्नोलॉजी मूव हो सकती है, आइडियाज मूव हो सकते हैं, तो ऑब्वियस ही बात है लेटेस्ट टेक्नोलॉजी तो आएगी। यूएस से और रशिया जैसे कंट्रीज जो उस टाइम पे टेक्नोलॉजी यूज कर रहे थे वो हमारे देश में भी आनी शुरू हो गई। तो ऑल इन ऑल इसका इफेक्ट काफी ज्यादा बढ़िया हुआ। इसी के साथ आपका चैप्टर 3 खत्म होता है, बिजनेस एनवायरनमेंट। बहुत आसान चैप्टर है, डिटेल्ड नोट्स चाहिए होंगे तो मिल जाएंगे। एंड ऐसे ही और वीडियोस देखने के लिए फॉलो कर लो अपने बड़े भाई को।